आज हम एक बहुत ही आम सी चीज का पीछा करने वाले हैं, एक रोटी का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा दिलचस्प है। हाँ, हम देखेंगे कि हमारे मुंह में जाने के बाद से लेकर शरीर से बाहर निकलने तक वो टुकड़ा किन किन जादुई गलियों से गुजरता है। अच्छा, हमारे पास जो सामग्री है वो विज्ञान की किताब के नोट्स जैसी है, पर हम इसमें से जीवन के वो राज निकालेंगे जो हमें बताते हैं कि हम जिंदा कैसे हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से हमारे शरीर के अंदर की पूरी फैक्ट्री का टूर है। फैक्ट्री का टूर, हाँ ये सही है। हम 4 मुख्य स्टेशनों या कह सकते हैं विभागों का दौरा करेंगे। पहला, जहां कच्चा माल मतलब भोजन अंदर लिया जाता है, पोषण। ओके, पोषण। दूसरा, जहां उस कच्चे माल से ऊर्जा बनाई जाती है, श्वसन। तीसरा, जहां ऊर्जा और जरूरी सामान को हर कोने तक पहुंचाया जाता है, वहन। और चौथा, जहां फैक्ट्री का कचरा बाहर फेंका जाता है, उत्सर्जन। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस है क्या? ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। असल में इसका मतलब बहुत आसान है। ये हमारे शरीर की 24/7 चलने वाली मेंटेनेंस टीम है। मेंटेनेंस टीम? हाँ, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए इंजन, कूलिंग सिस्टम, वायरिंग सब कुछ लगातार काम करता है, वैसे ही हमारे शरीर को जिंदा रखने और उसकी टूट-फूट की मरम्मत करने वाले सारे काम मिलकर जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अच्छा, ये वो प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना मतलब जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, यानी ये शरीर की सर्विसिंग टीम है। हाँ, तो इस टीम का पहला और सबसे जरूरी काम है ईंधन भरवाना। बिल्कुल। यानी हमारा पहला स्टेशन पोषण। स्रोत बताते हैं कि पोषण 2 तरह का होता है। एक तो वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पौधे। ये कमाल के शेफ हैं। शेफ? हाँ, ये किसी और पर निर्भर नहीं है। ये सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये पौधे का अपना सोलर पावर प्लांट बनाने जैसा है। यहाँ स्रोत में इस प्रक्रिया के 3 कदम बताए गए हैं। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सोखना। बिल्कुल। पत्तियों का जो हरा रंग है यानी क्लोरोफिल, वो एक सोलर पैनल की तरह है। उसका काम है धूप को पकड़ना। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिना धूप पकड़े आगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा कदम है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे ऐसे समझिए कि सोलर पैनल से जो बिजली बनी, पौधे उस बिजली का इस्तेमाल करके पानी यानी H2O को तोड़कर एक तरह की हाइड्रोजन बैटरी चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, एक बैटरी। हाँ, और इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बचती है उसे वो बाहर फेंक देते हैं, जो हमारे सांस लेने के काम आती है। माँ, और तीसरा कदम है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब पौधे उस चार्ज की हुई बैटरी की पावर का इस्तेमाल करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने असली भोजन यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ओके। और मजे की बात यह है कि वो सारा खाना तुरंत नहीं खाते, बल्कि उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, जैसे हम अपने घर में राशन जमा करके रखते हैं ना। हाँ, कमाल है। पौधे अरबों साल से सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं हम इंसानों पर जो विषमपोषी हैं। हाँ, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो जब रोटी का वो टुकड़ा हमारे मुंह में जाता है तो क्या होता है? यहीं से हमारी पाचन यात्रा शुरू होती है। मुंह में जो लार या थूक होता है उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज। इसका काम है रोटी में मौजूद स्टार्च को वहीं से पचाना शुरू कर देना। इसीलिए रोटी ज्यादा चबाने पर हल्की मीठी लगने लगती है, क्योंकि स्टार्च शुगर में बदलने लगता है। अच्छा, इसके बाद खाना पेट में जाता है, जो एक तरह का एसिडिक मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ तो बहुत कुछ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, श्लेष्मा, ये सब क्या है? सोचिए, पेट एक मजबूत मिक्सर है। इसमें पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो बहुत तेज तेजाब है। तेजाब? हाँ, इसका काम है खाने के साथ आए कीटाणुओं को मारना। फिर एक दूसरा खिलाड़ी आता है, पेप्सिन। ये एक स्पेशलिस्ट है जिसका काम सिर्फ प्रोटीन को तोड़ना है। ओके। और इन सब से पेट की दीवार को बचाने के लिए एक चिकनी परत होती है श्लेष्मा की, जो एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करती है। और फिर ये मिक्सर से निकला हुआ खाना जाता है छोटी आंत में, जिसे स्रोतपूर्ण पाचन का मुख्य स्थल कह रहे हैं। ये असली केमिकल फैक्ट्री है क्या? बिल्कुल सही। छोटी आंत ही असली हीरो है। यहाँ 2 और अंगों से मदद आती है। लिवर से आता है पित्तरस, जिसका काम है खाने में मौजूद फैट यानी तेल, घी की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देना।
ताकि उन पर आसानी से हमला हो सके। इसे इमल्सीकरण कहते हैं। फिर पैंक्रियास से आते हैं असली कमांडो, ट्रिप्सिन जो बचे कुचे प्रोटीन को खत्म करता है और लाइपेज जो फैट को निपटाता है। ठीक है, तो अब खाना पूरी तरह पच गया है और छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदल गया है, लेकिन ये शरीर में लगता कैसे है? ये खून तक कैसे पहुंचता है? यहीं छोटी आंत का एक और जादू सामने आता है। उसकी अंदर की दीवारों पर लाखों उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या विली कहते हैं। विली? हाँ, ये किसी तौलिए की तरह सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को सोखकर सीधे खून में भेजा जा सके। यहीं से हमारा पचा हुआ भोजन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है। ठीक है, तो रोटी का टुकड़ा पचकर ग्लूकोज के रूप में खून में पहुंच गया है, लेकिन ये ग्लूकोज तो बस कच्चा ईंधन है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल। इस पेट्रोल से गाड़ी को पावर कैसे मिलेगी? सही सवाल। यहीं पर हमारा दूसरा स्टेशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, तस्वीर में आता है। एकदम सही। श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है उस ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा पैदा करना। अच्छा। ये प्रक्रिया हर कोशिका के अंदर होती है। सबसे पहले कोशिका के अंदर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु 3 कार्बन वाले एक छोटे अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। और यहाँ से, जैसा कि स्रोत में दिखाया गया है, कहानी में 3 मोड़ आते हैं। ये वाकई दिलचस्प है, मतलब ऊर्जा बनाने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, और ये इस बात पे निर्भर करता है कि वहां ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। पहला रास्ता है अवायवीय श्वसन, यानी बिना ऑक्सीजन के। बिल्कुल, जैसे यीस्ट या खमीर में होता है। वो इस पाइरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ब्रेड का फूलना या शराब का बनना इसी प्रक्रिया से होता है। एक मिनट, दूसरा रास्ता तो हमारी मांसपेशियों के अंदर का है। मतलब हम भी बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो फिर हम पूरा दिन बिना सांस लिए दौड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि जब हम अचानक बहुत तेज दौड़ते हैं या भारी वजन उठाते हैं, तो हमारी मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। उस इमरजेंसी में वो पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड में बदलकर काम चला लेती हैं। लैक्टिक एसिड? जी, यही लैक्टिक एसिड है जो अगले दिन मांसपेशियों में दर्द की वजह बनता है। ये एक शॉर्ट टर्म जुगाड़ है बस। समझ गई। और तीसरा रास्ता है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। हाँ, ये हमारा मेन हाईवे है। ये कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट पूरी तरह से टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारे ऊर्जा निकलती है। ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। यहाँ बार बार एटीपी का जिक्र आ रहा है। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा गया है। ये क्या चीज है? एटीपी को आप शरीर का यूपीआई पेमेंट सिस्टम समझिए। यूपीआई पेमेंट? हाँ, ग्लूकोज आपके बैंक अकाउंट में रखे हजारों रुपए की तरह है, लेकिन जब किसी कोशिका को तुरंत कोई काम करना होता है तो उसे पूरे बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। उसे बस 10 रुपए का एक छोटा इंस्टेंट पेमेंट चाहिए। अच्छा। एटीपी वही 10-10 रुपए के पेमेंट पैकेट है। शरीर ग्लूकोज को तोड़कर लाखों एटीपी बना लेता है, जो कहीं भी कभी भी तुरंत इस्तेमाल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस सबसे एफिशिएंट वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। वो हवा से फेफड़ों तक और फिर खून में कैसे पहुंचती है? हवा हमारे नासाद्वार से होकर एक लंबे पाइप यानी श्वास नली से गुजरती है और फिर फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों के अंदर ये पाइप और पतली शाखाओं में बंटकर अंत में लाखों छोटे छोटे गुब्बारों जैसी थैलियों में खुलता है, जिन्हें कूपिका या एल्वियोली कहते हैं। तो ये कूपिका ही वो खास जगह है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है? बिल्कुल, ये वो बॉर्डर है जहां हवा और खून की मुलाकात होती है। इन गुब्बारों की दीवारें बहुत पतली होती हैं और इनके ऊपर खून की नसों का घना जाल बिछा होता है। यहीं पर हवा में से ऑक्सीजन कूदकर खून में चली जाती है और खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में आ जाती है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए धूम्रपान इतना खतरनाक है, क्योंकि वो इन नाजुक गुब्बारों को सीधे नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, और हवा के रास्ते को भी। ठीक है, तो अब हमारे खून में पोषक तत्व भी है और ऑक्सीजन भी, लेकिन ये शरीर की खरबों कोशिकाओं तक पहुंचते कैसे हैं? क्या कोई नेशनल कुरियर सर्विस है? हाँ, सही शब्द इस्तेमाल किया। यहीं पर हमारा तीसरा स्टेशन वहन या ट्रांसपोर्टेशन आता है। आपने बिल्कुल सही कहा, कुरियर सर्विस। हमारा परिसंचरण तंत्र ठीक यही काम करता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। हृदय, जो हेडक्वार्टर का पंपिंग स्टेशन है, रक्त यानी खून, जो डिलीवरी ट्रक हैं, और रक्त वाहिकाएं मतलब नसें, जो इस पूरे सिस्टम की सड़कें हैं। स्रोत में दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन का जिक्र है,
सुनने में लगता है कि खून 2 चक्कर लगाता है। इसका क्या फायदा है? इसे एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम समझिए। ओके। होता यह है कि शरीर से इस्तेमाल हुआ गंदा खून, जिसमें ऑक्सीजन कम है, वो पहले दिल में आता है। दिल उसे फेफड़ों वाले सर्विस स्टेशन पर भेजता है ताकि वो ऑक्सीजन भरवा सके। फिर वहां से साफ ऑक्सीजन से भरपूर खून वापस दिल में आता है और इस बार दिल उसे पूरी ताकत से पूरे शरीर में सप्लाई कर देता है। अच्छा, तो साफ और गंदा खून कभी मिक्स नहीं होता? कभी नहीं। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। इससे हमारे शरीर को बिना मिलावट वाली हाई क्वालिटी ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिससे हम ज्यादा ऊर्जा पैदा कर पाते हैं। बिल्कुल, और अपने शरीर का तापमान स्थिर रख पाते हैं। अब पौधों की बात करते हैं। उनके पास तो दिल नहीं होता, वो पानी और भोजन को कैसे ऊपर नीचे भेजते हैं? पौधों के पास 2 तरह के पाइपलाइन सिस्टम होते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम? ये वाटर सप्लाई का पाइप है जो जड़ों से पानी और खनिज को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। पर ये ऊपर कैसे चढ़ता है? ये चढ़ता है वाष्पोत्सर्जन की वजह से। जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो एक खिंचाव या सक्शन पैदा होता है जो नीचे से पानी को ऊपर खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। अच्छा, स्ट्रॉ की तरह। और दूसरा पाइपलाइन। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम ये फूड डिलीवरी सर्विस है। ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, चाहे वो जड़ें हों, फल हों या तना। और इस डिलीवरी के काम में पौधे को अपनी ऊर्जा यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो अब हमारी रोटी के सफर का आखिरी स्टेशन आ गया है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चली है तो जाहिर है कचरा भी पैदा हुआ होगा। बिल्कुल। इस कचरे का क्या होता है? हमारा चौथा स्तंभ, उत्सर्जन। सही। हर प्रक्रिया में कुछ बेकार या कह सकते हैं जहरीले पदार्थ बनते हैं। उत्सर्जन हमारे शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट है। और इस प्लांट के सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं हमारे वृक्क यानी किडनीज। तो किडनी का काम खून को साफ करना है। हाँ, लेकिन ये किसी साधारण फिल्टर जैसी नहीं है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड आरओ सिस्टम की तरह है। आरओ सिस्टम? हाँ। किडनी की सबसे छोटी इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। हर किडनी में ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं। ये खून में से यूरिया जैसे खतरनाक कचरे को तो छानकर निकालते ही हैं, साथ ही ग्लूकोज, पानी और जरूरी लवणों जैसे काम के सामान को वापस सोखकर शरीर को लौटा भी देते हैं। वाह! सिर्फ फालतू चीजें ही मूत्र के रूप में बाहर निकलती हैं। और स्रोत में डायलिसिस का भी जिक्र है। तो ये एक तरह का बाहरी आरओ सिस्टम हुआ जब शरीर का अपना सिस्टम फेल हो जाए। एकदम। जब किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस मशीन वही काम करती है। वो शरीर से खून को बाहर निकालकर उसे साफ करती है और फिर वापस शरीर में भेज देती है। ये एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। क्या पौधे भी कचरा बाहर निकालते हैं? हाँ, पर उनके तरीके अलग और बड़े स्मार्ट हैं। जैसे कि वो अतिरिक्त पानी को वाष्पोत्सर्जन से भाप बनाकर उड़ा देते हैं। कुछ कचरे को अपनी पत्तियों में जमा कर देते हैं और जब पत्तियां गिरती हैं तो कचरा भी चला जाता है। और कुछ बेकार चीजों जैसे गोंद और रेजिन को वो अपनी पुरानी लकड़ी यानी जाइलम में स्टोर कर देते हैं। तो रोटी के एक टुकड़े का ये सफर वाकई कमाल का है। हमने देखा कि कैसे ये 4 सिस्टम पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। हाँ, ये एक ऐसी अविश्वसनीय मशीन है जो खुद ही अपना ईंधन बनाती है, ऊर्जा पैदा करती है, सामान पहुंचाती है और अपनी सफाई भी कर लेती है। बिल्कुल, ये हमारे शरीर की जटिलता और सुंदरता को दिखाता है। कोई भी एक सिस्टम दूसरे के बिना अधूरा है। सही बात है। बिना पोषण के ऊर्जा नहीं, बिना श्वसन के शक्ति नहीं, बिना वहन के सप्लाई नहीं और बिना उत्सर्जन के पूरा सिस्टम जहर से भर जाएगा। ये एक अद्भुत संतुलन है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।